हाँ जी, कपिल अरोड़ा। कपिल अरोड़ा कितना करता है मोटर का बिजनेस? मोटर का है अच्छा खासा है। अच्छे खासे क्योंकि अपने चेन 10 प्लस करते हैं सर। वेरी गुड। कमल भी। कमल वीर। ये सर हमारे पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है सर। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, हमारे पुराने दोस्त हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। म्यूचुअल फंड का बड़ा अच्छा इल्म है इनका, साथ में जनरल इंश्योरेंस भी करते अभी भी हैं। करते हैं प्रैक्टिस? हाँ जी प्रैक्टिस कहाँ पर? सेक्टर सेक्टर 8 ही रहते हैं सर। कौन से पकड़ में? मैं पॉकेट C7 ऑफिस है मेरा। C7 B5 के सामने C7 कहाँ है? C7 की बालाजी कॉम्प्लेक्स के साथ ओके। SBI। हाँ जी, कार सेल परचेज का है यहाँ पर जुड़े हुए थे। कहाँ पे करते हैं सेल परचेज? न्यू कार यूज कार सर। कहाँ पर? सर शालीमार बाग में भी है और रमेश नगर में भी है। रमेश बेंगलुरु में। हाँ जी, शुरू करूँगा। अच्छा अभी काम करना स्टार्ट करने वाले हैं? हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी तो ज़्यादा अरोड़ा साहब भी अरोड़ा साहब तो परिचय जरूरी है। बोलने की जरूरत ही नहीं ये है। जो वेटरन इंडस्ट्री के वेटरन है। अनिल कुमार फ्रॉम होमवेल। राम फ्रॉम होमवेल। ये अभी सूरी जी है हमारे। नहीं सर। ओम वेल्थ, ओके, AUM, हाँ ओके, हरमीत नारायण मयूर। बड़ी दूर से आए। हाँ बिल्कुल सर, ये पूरा इंटरेस्ट देते हैं सभी को उसकी। कबीर साहब क्या करते हैं? है गोदाम में? नसीब साहब को बताइए सभी को उसकी। Very good, see you. पंकज सिधाना जी हाँ जी, पंकज सिधाना जी के यहाँ पे NSP से। की मीटिंग। बहुत बहुत सबसे पहले ये है कि आप लोग बैठा कुर्सी मोटर खाली में आप नहीं है इसका मतलब, बाकी सब थोड़ा बहुत कर रहे हैं, यही हो गया ना? तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी कोई क्वेरी हो ना तो इमीडिएटली उसको जवाब दें, ठीक है ना? होता क्या है कि जब क्वेरी रह जाती है ना तो अभी जल्दी थोड़ी देर में पूछूंगा, फिर जब लेक्चर खत्म हो जाता है ना आधी क्वेरीज गुम हो जाती है, तो पूछ ही नहीं पाता आदमी, भूल जाता है। कुछ शर्म के बारे नहीं पूछ पाता, कुछ कहता चल छोड़ना है यार, क्या करना है। तो आप लोगों ने किसी ने मोटर टैरिफ देखा है? पहले तो ये लोग टैरिफ से आप समझते क्या? हाँ जी, मोटर टैरिफ से आप समझते क्यों हो मजीद साहब? उसके अंदर सारी क्लॉजेज होती हैं। ओके मोटर इंश्योरेंस क्या है वो लिखा होता है उसमें, ओके कौन कौन सी एंडोर्समेंट है। ओके, सो व्हाट इज टैरिफ? रेस्टोरेंट जाते हैं या होटल में जब कमरे की बुकिंग करते हैं सबसे पहले क्या मांगते हो? प्राइस टैरिफ। मेन्यू बोलते हो ना वही मेन्यू मेन्यू। मेन्यू रेस्टोरेंट में हाँ, वो अलग होटल में आप टैरिफ मांगते हैं। सबसे पहले तो भाई पूछो ना कितने पैसे लोगे। कमरा कितने का है, वो टैरिफ सिंगल कितने का है, डबल कितने का है, डीलक्स रूम कितने का है, राइट? तो ये मोटर इंश्योरेंस में एक मोटर टैरिफ है जिसको टैरिफ एडवाइजरी कमेटी ने बनाया। किसने बनाया था? टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, राइट? आज से 15 साल पहले तक, 16 साल पहले तक ये जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ थी, रेट्स थे, टर्म्स कंडीशन थी, वो TAC बनाता था। TAC मीन्स टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, जो 2004-05 में IAD ने बंद कर दी है। अब उसका काम जनरल इंश्योरेंस काउंसिल करती है। बट हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका नाम आज भी मोटर टैरिफ, सारी डिटेल्स है उसमें। फायर टैरिफ, फायर भी दोगे तो फायर टैरिफ में जाओगे, राइट? इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग टैरिफ में जाओगे, ठीक है? बट क्या टैरिफ है आजकल? टैरिफ का मतलब क्या है? जो फिक्स रेट्स है। टैरिफ का मतलब फिक्स रेट्स। आजकल फिक्स रेट्स हैं, 170% डिस्काउंट दे रहा है, 80 दे रहा है, 90 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, कोई नहीं भी दे रहा, ठीक है? तो 2006 साल में IRDA ने कहा कि आज से टैरिफ फॉर रेट्स पर्पसेस लागू नहीं होगा। उसमें उनकी जो कंपनी की मर्जी है, कोई भी रेट चार्ज करे,
बट बाकी जो चीजें हैं टर्म्स कंडीशन पॉलिसी की एंडोर्समेंट्स वो नहीं चेंज करी है। फॉरेन कंट्री में ऐसे नहीं होता, आपकी पॉलिसी है उनको पता है ये फायर पॉलिसी है, इसके अंदर ये रिस्क है, वो ये नहीं कहते बोलते अभी तो भैया ये 4 चाहिए, अब बताओ प्रीमियम क्या लोगे। अभी हिंदुस्तान में वहां तक नहीं पहुंचे हैं कि इंश्योर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रेट दिए जाए। अभी प्रोडक्ट सबकी स्टैंडर्ड है विद सम एड ऑन कोर्स, विद सम एड ऑन कोर्स से आप क्या समझते हैं? स्टैंडर्ड के अलावा कुछ स्टैंडर्ड है, जबकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। मोटर की जो स्टैंडर्ड पैकेज पॉलिसी है, ठीक है, मोटर की स्टैंडर्ड पैकेज पॉलिसी में पड़ेगा, वो कहां से लाएंगे? कभी किसी ने किसी क्लाइंट का रेपुटेटेड कोई क्लेम रेपुटेट हुआ हो पढ़ा है उसका लेटर, देखा है? ऐसे मत करो वसीम साहब। नहीं देखे ना सर, हाँ तो फिर हाँ करो ना, मोटर में देखा मोटर नहीं देखा। कभी किसी ने देखा किसी का मोटर का रेपुटेशन है? रेपुटेशन तो उसी में देखी हमने, लाइसेंस वैलिड नहीं था, लाइसेंस ही नहीं था। हाँ तो बोलो ना, देखा है ना, ठीक है। तो कल को यदि कोर्ट में जाना है, यदि आप इंश्योरेंस कंपनी के निर्णय से सहमत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के निर्णय से सहमत नहीं है, तो कहाँ जाओगे? कोर्ट जाओगे, कंज्यूमर फोरम जाओगे, ओम्बड्समैन जाओगे, किसी भी कंज्यूमर फोरम में जाओगे, तो क्या दिखाओगे उनको? भाई ये इंश्योरेंस कंपनी ने ये मेरा क्लेम निरस्त कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, रेपुडिएट कर दिया। तो जो रेपुडिएट करेगा कहाँ करेगा? जो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन पे करेगा। अपनी किसी की मर्जी नहीं है, जो मर्जी लिख के नो क्लेम करो। आपको जो रेपुटेशन का रीजन दिया जाएगा कि पॉलिसी की किस कंडीशन के तहत ये क्लेम टेबल नहीं है, उसी पर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इंडिया बॉर्डर टैरिफ इसकी थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है। जब आपको किसी चीज का बेस पता चलेगा तो आप क्या करते हैं? यदि कभी कोई क्लेम हो जाए, नो क्लेम हो जाए, क्या करते हैं आप? जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वसीम साहब की बात नहीं करता है, ढूंढते हैं ना किसी बंदे को, अशोक जी यार बताओ यार ढूंढते हो ना। तो यदि आप रेपुटेशन लेटर पढ़ेंगे, उसके अंदर कंडीशन की रेफरेंस देखेंगे, ठीक है, और यदि आपके पास इंडिया मोटर टैरिफ है या पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन है तो आप पढ़ सकते हैं। आप क्लाइंट को क्या देते हैं मोटर में? आपने कभी कोई ये करी पॉलिसी करी है कि बिल्कुल फ्रेश हो? बिल्कुल फ्रेश। आप बिजनेस करते हैं, कभी क्लाइंट को पॉलिसी बेची है मोटर की? है बेची है? बताइएगा वो ऊपर क्या होती है? बेची है? नहीं बेची। आपने करी है तो क्लाइंट को क्या देते हो? कुछ नहीं देते। पैसे देने के बाद कोई यार गोलगप्पे खाने के बाद एक एक्स्ट्रा गोलगप्पा मांग लेते हैं, आप पैसे लेने के बाद कुछ नहीं दोगे उनको। पॉलिसी देते खाली, आप पॉलिसी तो देते ही नहीं। कौन कहता है पॉलिसी देते हो? सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। आप क्या देते हो? सर्टिफिकेट ऑफ पॉलिसी सर्टिफिकेट वही कैसे है? सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस एक शेड्यूल है जिसके अंदर आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल है, क्या गाड़ी नंबर है, किसके नाम गाड़ी है, क्या एड्रेस है, क्या उसका टेलीफोन नंबर है, क्या इंजन नंबर है, क्या चेसिस नंबर है, क्या आईडीवी है, किस तारीख से किस तारीख तक है, और आपने क्या क्या कवरेज दी है और क्या क्या एड ऑन कवरेज। ये वो पॉलिसी है, ये शेड्यूल ऑफ पॉलिसी। ये क्या है? शेड्यूल ऑफ पॉलिसी कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। आप जिस चीज की इंश्योरेंस करते हो ना, चाहे वो दुकान है, चाहे वो मकान है, चाहे वो गाड़ी है, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस है। तो शेड्यूल के अंदर आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस जो है उसकी डिटेल्स शेयर करते हैं, कितना प्रीमियम है, किस तारीख से किस तारीख तक है। पॉलिसी के अंदर शेड्यूल भी होता है और पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है। आज की डेट में
अब जितनी भी पॉलिसियां आपको कन्हैया जी भेजते हो, दीपक जी भेजते हो, तो आप एक बार उसको ध्यान से देखना। जब आप नीचे या लास्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा 2-3-4 लाइन ऊपर, इन केस यू वांट कंप्लीट पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन, क्लिक हियर। ज्यादातर कंपनियों ने लिंक दे दी है, क्लिक हियर। जो ही आप क्लिक दबाओगे सारी टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी। या काइंडली विजिट आवर साइट, काइंडली विजिट hdfcergo.com एंड क्लिक पॉलिसी टर्म एंड मॉडल पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन, सारी आ जाएगी, राइट। तो टर्म्स एंड कंडीशन तो अभी हम देते ही नहीं है, ओके। तो आपका जो मोटर टैरिफ है, जिसको भी मोटर बिजनेस करना है तो उसको ये टैरिफ आपको दे देंगे। ये 202 करने का टैरिफ है। ये सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए आपके व्हाट्सएप में, आपकी फाइल्स में जाके सेव कर लीजिएगा। कब जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं, ठीक है। उसके अंदर 8 सेक्शन है, ठीक है। अब स्कूल पढ़ो, कॉलेज पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स होते हैं, राइट और रॉन्ग। तो इसमें भी 8 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? सबसे पहला सेक्शन इसमें जनरल रेगुलेशन है कि मोटर इंश्योरेंस को कैसे करना जाएगा, ठीक है। मोटर इंश्योरेंस करने के नियम है उसके अंदर। दूसरे के अंदर प्राइवेट कार के रेट्स हैं, प्राइवेट कार के रेट्स और एड ऑन कवर उस समय के ओरिजिनल। ये कब आया था? 1 जुलाई 2002 को। 1 जुलाई 2002 को जो मोटर पॉलिसी, स्टैंडर्ड मोटर पॉलिसी के एक्स्ट्रा रिस्क अलाउड थे, वो आपको सेक्शन 2 में जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 3 में आपको प्राइवेट टू व्हीलर, सेक्शन 3 में, और जितनी आपकी सारी कमर्शियल व्हीकल है वो सेक्शन 4 में, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल ही बहुत तरह के अभी आगे आएंगे। एक कोई भी इंश्योरेंस का बेसिस क्या होता है? हाँ जी सर, इंश्योरेंस का बेसिस क्या होता है? दोनों पार्टी एक दूसरे को, वो आप, ठीक है, दोनों पार्टी एक दूसरे को क्या करेंगे? एग्रीमेंट है। इंश्योरेंस इज एग्रीमेंट। अब इतनी दूर जाओगे तो फिर तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ऑल एग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। All contracts are agreements. All agreements are not contracts. Insurance is never an agreement because there are some agreements which cannot become contract because some social agreements. ठीक है? आपके बच्चे क्या करते हैं? एक जॉब कर रही है, जॉब कर रही है, आप तो वेजन लगते हैं। एक पढ़ाई कर रही आप कौन सी क्लास में है? है, 10th क्लास। 10th में है। कोई कमिटमेंट करिए कि इस पर 99% नंबर आएंगे तो मैं ये लेके दूंगा। मैंने मांगी हैं? मैंने मांगी आपने कोई लालच नहीं दिया उसको ताकि वो अच्छे नंबर लाए। तो मान लीजिए आपने कमिटमेंट कर दी, मेरे 99.6% नंबर 7.5 आएंगे, मैं तुझे आईफोन दे दूंगा। और उसके आगे एग्रीमेंट तो कर लिया आपने बेटिया से, कर लिया ना, लेकिन आप उसको नहीं लेके दिया तो कुछ आपको कर सकती है, कोई लड़ ही सकती है, ठीक है ना। इट्स अ सोशल एग्रीमेंट, बट एन एग्रीमेंट विच लीड्स टू कोर्ट्स, विच लीड्स टू द लीगल रिलेशंस बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आपने बाजार से जाके ये एडिडास का स्वेटर खरीदा, आपने देखा इसका प्राइस क्या है जी, 2890 में। आपने उसको 2890 दिए, उसने आपको स्वेटर दे दिया। कल को स्वेटर खराब निकल आएगा, आप जाओगे चेंज कर देगा, नहीं तो आप उसको क्या कहोगे, मैं तो जुम्मन रूम चले जाऊंगा, बढ़िया नहीं आ सकता। सो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। तो इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई कह रहा था ना कोई, इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें होती हैं, एक ऑफर, एक एक्सेप्टेंस। जो इंश्योर्ड है वो ऑफर कैसे देगा? ऑफर तो इंश्योर्ड की तरफ से आएगी, जरूरत उसको है
इंश्योर क्या देगा, जिसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी अपना फिर नेक्स्ट स्टेप करेगी। आप क्या देते हो मोटर इंश्योरेंस के लिए, जो रोड ओवर केस होता है दीपक को क्या देते हो? वही तो बताना है आपको, करना ही है आपको। कम्युनिकेशन अभी सुधार करते हो, क्या देते हो? रास्ते की पॉलिसी देते हो, आरसी और पॉल्यूशन कभी कभी दे दे तो चलो नहीं तो पैन कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड क्यों देते हो? सिविल केवाईसी और सिविल डिस्काउंट। और एक चीज और बताते हो सर, नो क्लेम। और क्या देते हो? तभी तो नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी से लिएगा। सो ऑफर फ्रॉम द इंश्योर्ड इज द प्रपोजल फॉर्म, जो भरते जो वो मज्यूम कर लेते हैं कि भराएंगे। और प्राइवेट कंपनी एंजल क्या करती है, आप कई बार देखोगे ना, आपकी पॉलिसी शेड्यूल के साथ आपका प्रपोजल फॉर्म भी अटैच होता है। कई कंपनियों ने करती है। वो प्रपोजल फॉर्म कौन भरता है? ये दीपक जी कन्हैया है। आप रेडी बना? अभी देखो ऐसा है, आपने एक और भी देखा होगा, आप जो पेमेंट लिंक भेजते हैं उसके अंदर व्यू प्रपोजल लिखा होता है, वहाँ भी प्रपोजल लगा देते हैं। इसलिए आता है नेक्स्ट, क्योंकि ये प्रपोजल जो है वो पेज है पॉलिसी का, ठीक है। आपकी जो प्रीमियम क्लॉज यही कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी कि आपने जो डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर की एज पर प्रपोजल फॉर्म, प्राइवेट कंपनी वालों ने उसको रिवाइज कर दी है, फॉरवर्डिंग लेटर में देते हैं एज पर डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू प्रपोजल फॉर्म एंड वर्बल शेयरिंग, वो भी लिख दिया हुआ। वही हमने वो सब इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो नुकसान किसको है? तो ऑफर कम्स फ्रॉम पॉलिसी होल्डर। क्लेम हो गया तो नॉन पेबल, क्योंकि क्या आपने मिस प्रेजेंट किया है। एनसीबी के टाइम में अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, आई हियरबाय डिक्लेयर दैट इन द लास्ट ईयर पॉलिसी from such and such company, I have not claimed anything. Kindly give me next slab. ठीक है? लोकल बोनस का स्लैब है, कोई स्लैब उसको बताएगा? हाँ, ठीक है? 50 था, ठीक है? कोई ये जो बताया इसके अलावा कोई किसी का अपना कुछ और ओपिनियन हो कि ये गलत है, कुछ और भी है कुछ? यही है 20, 25, 35, 45, 50। बहुत पुराना चला है वो 65 उनका चल रहा है, जिनका पुराना 65 चला आ रहा है उनका चल रहा है। पुराने जमाने में जब ये टैरिफ आया था 1 जुलाई 2002 को, तो 30 जून 2002 तक जितनी पॉलिसी इशू हुई थी उसमें लिखा था यदि इस पॉलिसी में क्लेम नहीं है तो कार में 65%, स्कूटर और कमर्शियल में 55%। तो 2002-03 में हमने 65 और 55% खो दी जिनका पुराना था। तो उसके बाद जिसका 65% था उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया, जैसे कहते हैं सनसेट क्लॉज। क्या कहते हैं? उसका 65% सेव हो गया, और यदि कोई क्लेम होते क्या हो जाता है? भी कुछ भी हो, 20, 25, 35, 45, 50 या सनसेट वाला तो उसमें क्या है? सनसेट क्लॉज में भी जब आपका क्लेम होगा आप भी लोगों की तरह जीरो हो जाते हो, ठीक है। और यदि आपको एज एन एजेंट में आपको एनसीपी याद करने हो तो मैंने लाल वाला देखते रहो, रहने दो, हैं कैसे याद करोगे? याद नहीं हो पहले साल 20, 25, 35, 45, क्या होता? वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहला क्या है? लास्ट क्या है? बीच में कितने पंजे होने चाहिए अर्थमेटिकली? 25, 35, 45। पहला और लास्ट जीरो वाला है, 20 और 50 के बीच में 3 पंजे आ गए हैं, 25, 35, 45 हो गया। क्लियर? तो आपको जो प्रपोजल फॉर्म है वो किस में मिलेगा आपको? सेक्शन 5 में। सर को पता, सर ब्लॉग पता है। हाँ जी, क्या और जो उसकी पॉलिसी वर्डिंग है जो क्या होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम
के रेट्स कैसे फिक्स होते हैं, उसका मेन कंपोनेंट क्या होगा इंश्योरेंस प्रीमियम का। अब प्रीमियम रेट्स को रेट कैसे डिसाइड होगा? प्राइवेट कार है, प्राइवेट कार में कौन डिसाइड करेगा? प्राइवेट कार की क्योंकि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन उससे भी पहले है, इंश्योरेंस दिल्ली का है, हरियाणा का है, मेरा क्वेश्चन उससे भी पहले। रेट तो आगे ना आपके पास 1000 सीसी का, वो 1000 सीसी वाला रेट कौन फिक्स करता है? गाड़ी का प्राइस गाड़ी के प्राइस से आपका प्रीमियम बढ़ता है कम होता है? आईटीसी और रेगुलर हाँ जी, आईटीसी और सब अरे जी बताओ, आप में से बिजनेस कौन करता है? In addition to this, somebody involved in manufacturing है कोई? कोई नहीं है? कोई किसी की? अरोड़ा साहब की है। अच्छा, अरोड़ा साहब क्या बनाते हैं? गैस स्टोव्स। तो गैस स्टोव का प्राइस कैसे फिक्स करते हैं? एस्टिमेट का किस चीज का एस्टिमेट लगाते हैं? सारी मटेरियल की कॉस्ट, उसके साथ एक्सपेंसिव, उसके बाद प्रॉफिट, यही करते हो ना? तो इंश्योरेंस की कॉस्ट कहाँ से निकलेगी? इंश्योरेंस की कॉस्ट हिस्टोरिकल डाटा से निकलेगी कि आपके पिछले 1 साल में 2 साल में किस मॉडल पे कितना प्रीमियम आया, उस पे कितना क्लेम गया, तभी तो बेस प्रीमियम निकलेगा। बेस प्रीमियम जिसने फिक्स करा था कोई तो बेस था, तो वो क्या होता है, हम कहते हैं बेसिक कॉस्ट, इनकर्ड क्लेम कहते हैं। जो क्लेम डाटा है, कितना क्लेम दिया हमने, पहले तो ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम, जनरल इंश्योरेंस के अंदर फिर उनके डिपार्टमेंट्स का प्रीमियम, डिपार्टमेंट के अंदर फिर उनकी कैटेगरीज का प्रीमियम, कैटेगरी के अंदर फिर सब कैटेगरी का प्रीमियम और उनकी प्रीमियम। आज की डेट में हर चीज कंप्यूटराइज है कंप्यूटराइज, तो उसका डाटा सॉर्टिंग हो जाती है। जितने सारा का सारा डाटा है, हर इंश्योरेंस कंपनी पे कंपल्शन है कि ये टीएसी को भेजेगा। किसको? अब टीएसी बंद हो गई है, अब जाता है आईआईबी को, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो रेट्स तो इंश्योरेंस के फिक्स कौन करते हैं? एक्चुअरीज कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? एक्चुअरीज। एक्चुअरीज क्या करते हैं? पुराना हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर सब डाटा डाल के वो रेट्स फिक्स करते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस। आईआईडीए तो सिर्फ आपको गाइडेंस देगा, फॉलो तो हमें करना है इंश्योरेंस कंपनीज को। आईआईडीए ने तो गाइडेंस बनानी है, आईआईडीए बहुत कम रेट डिसाइड करता है। आईआईडीए, आप बताओ आज की डेट में रेट फिक्स करने में आईआईडीए का कहाँ हाथ है? ये कौन करता है? आईआईडीए आज किस चीज का रेट फिक्स करता है जिसके ऊपर हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते? बताइए। आईआईडीए यस आज एक चीज ऐसा रेट फिक्स करता है जिसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। कौन सा है वो? थर्ड पार्टी। आईआईडीए सिर्फ थर्ड पार्टी का रेट फिक्स करता है। उसने तो कह दिया आपका जो भी टैरिफ है हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप उस पर से 99% डिस्काउंट देके अपना माल बेचो, हमें कोई इतराज नहीं है। आपका काम है प्रॉफिट कमाना और पॉलिसी होल्डर्स को सर्विस देना। आईआईडीए का काम है रूल्स एंड रेगुलेशन। इंश्योरेंस कंपनी कैसे चलेगी, इंश्योरेंस कंपनी के ब्रोकर कैसे चलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के सर्वे कैसे चलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी जो उनका पैसा है कहाँ इन्वेस्ट करेगी और किस तरीके से करेगी, ताकि हर चीज के पीछे जो पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट करेगी। अल्टीमेटली सफर कौन होगा? पॉलिसी होल्डर जो प्रीमियम दे रहा है, और जब क्लेम देने के बाद उसके पास पैसे नहीं है, दिवालिया हो गया। तो आईआरडीए ने आईआरडीए के अंदर ये 10, 15, 20 एक्ट है जो आईआरडीए बस रेट फिक्सिंग में सिर्फ थर्ड पार्टी का अभी रेट फिक्स कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी रेट टैरिफ रेट है, बाकी कोई भी अब टैरिफ रेट नहीं है। ठीक है ना? मैं अभी अपने दोस्त की इंश्योरेंस कर रहा हूँ,
मुझे कन्हैया जी ने बताया, कहता सर मैंने जिंदगी में किसी को 90% डिस्काउंट दिया मोटर में, पहली बार दे रहा हूँ। मैं कोई नहीं दे रहा तो ठीक है, 60, 70, 80 ज़्यादा है, 90 कहता पहली बार दे रहा हूँ बहुत सालों बाद, वो अपने आप ही आया। तो आपके ये मोटर सीखना हो, आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, वो आपको दे देते हैं दीपक के रेट पे, बट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हो सकता है आप में से ज़्यादा लोगों को आता हो, फिर भी जब आप बेस सीख लेंगे तो आपको और आसानी होगी कोई भी कार्य को करने। ठीक है, अभी हम कर रहे थे हमने मोटर का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? इंडिया। ठीक है, अब गाड़ी इंडिया से बाहर जा रही है, सारे कंट्रीज मालूम है क्या होते हैं? साउथ एशियन पैसिफिक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार। ठीक है, तो ये जितनी कंट्री हैं सात कंट्रीज कहलाती हैं। इनका आपस में एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है कि यदि आपके देश से इंश्योरेंस हुई गाड़ी हमारे यहाँ आएगी तो हम उसको अनइंश्योर्ड नहीं मानेंगे, क्योंकि बिना इंश्योरेंस कराए ये आपसे शेयर हो जाएगा। डोंट बेस होता है, आपका एक ग्रुप बना लो, ये आपसे शेयर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सातों साल में मोटर इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, उसके बिना गाड़ी आप रोड पे नहीं चला सकते। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना मैंडेटरी कर दिया कि नई गाड़ी खरीदते ही क्या करना पड़ता है? 3 साल। क्या 3 साल? थर्ड पार्टी। इसे क्या कहते हैं? बंडल पॉलिसी। क्या कहते हैं? ठीक है, और स्कूटर में कितने साल की करनी पड़ती है हमें? तो बंडल पॉलिसी जब पहले साल लेते हैं तो 1 साल गाड़ी की फुल होती है, पैकेज पॉलिसी होती है, और साथ में जो टीपी सेक्शन होता है कार में 3 साल के लिए होता है, और 2 व्हीलर में कमर्शियल व्हीकल में 1 साल है। ठीक है, वो क्यों रखा है कि हिंदुस्तान में आज भी 60 से 70% 2 व्हीलर अनइंश्योर्ड है। राइट, लोग थर्ड पार्टी का प्रेम ही नहीं करते, और गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है तो जब क्लेमेंट जो डिपेंडेंट्स को पैसे देने पड़े के पास है नहीं। और आपको पता है जो डेथ क्लेम है ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर ऑफ एनी व्हीकल, कितना मैक्सिमम हो सकता है? सोचिए कितना मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है कंपनसेशन? अनलिमिटेड। कहने का मतलब है दी अवार्ड, इसका अवार्ड कौन पास करती है? कोर्ट। स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट होते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम एंड, तो 100 करोड़ का भी अवार्ड दे सकता है, बट ऐसे नहीं देते वो। दिस इज डिपेंडेंट ऑन एज, इनकम एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। इनकम होगी तो आएगा, नहीं तो इनकम के हिसाब से करना है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें कोई तो 60-70% गाड़ियाँ जब अनइंश्योर्ड चलेगी तो अफेक्टेड पार्टी को क्लेम नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये मैंडेटरी कर दिया सितंबर में कि भैया 5 साल की खाओ, तो 5 साल तक तो है प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के पास, कार में 3 साल की खाओ। आज एज ऑन डेट आपको भी गाड़ी लेंगे तो कार में आपका राइट साइड पे प्रीमियम देंगे, लायबिलिटी ऑन लेटेस वो 3 साल का, 2 व्हीलर में 5 साल। गाड़ी का जो प्रीमियम है गाड़ी की चोरी एक्सीडेंट का 1 साल। ठीक है, ओके। अब ये हिंदुस्तान में ज्योग्राफिकल एरिया, अब एक्सटेंड कराना है तो कई रूल होगा तभी करोगे। जो सेक्शन 1 के अंदर जनरल रेगुलेशन है, उसमें जनरल रेगुलेशन नंबर 4 है। जनरल रेगुलेशन पर वो कह रहा है जी आप एक्सटेंड कर सकते हो, एडिशनल प्रीमियम जमा कराओ, एक्सटेंड करा दो। पैकेज पॉलिसी है तो 500 रुपये, थर्ड पार्टी पॉलिसी है तो 100 रुपये। इमैटेरियल कि वो 10,000 रुपये वाला स्कूटर है, इमैटेरियल कि वो 5 करोड़ रुपए की जगह है।
ये किस्म से एंडोर्स हो गई पॉलिसी कि आप दूसरी कंट्री में भी गाड़ी को ले जा सकते। क्लियर? तो मोटर में दो तरह की पॉलिसी होती है। मोटर में दो तरह की, एक जो कानून के हिसाब से कंपलसरी है, जिसके चलाए बिना आप गाड़ी रोड पे नहीं जा सकते, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे कि स्कूटर में हम शुरू में 5 साल की हो जाती है और कार में आपको 3 साल की होती है, उसके बाद फिर रिन्यू करानी होती है। ठीक है? और जो गाड़ी की हम कह रहे थे कि पैकेज पॉलिसी के अंदर गाड़ी का अपना नुकसान, गाड़ी का उसे कहते हैं ओन डैमेज, OWN मतलब अपना डैमेज, नुकसान। गाड़ी का जो अपना नुकसान है वो पैकेज पॉलिसी में मैंडेटरी, वो इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है, इंश्योर की मर्जी है गाड़ी वाले की, खुद करवाए या ना करवाए, वो कई बार सिर्फ थर्ड पार्टी करवाओ मर्जी है, बट ये ऑप्शनल है। जब वो ओन डैमेज कवर भी मांगेगा थर्ड पार्टी के साथ, तो हम कौन सी पॉलिसी इशू करेंगे? पैकेज पॉलिसी। अदरवाइज लायबिलिटी होगी पॉलिसी सिर्फ। ठीक है जी? तो आप पैकेज पॉलिसी जब किसी भी ब्रांड को लेते हो, आप कोई पैकेज ही बेच रहे हो, तो कमीशन तो उसी में मिलती है, और बिना कमीशन के आप क्यों करेंगे कोई काम? तो पैकेज पॉलिसी में आप क्या क्या कवर करते हो? पैकेज पॉलिसी में आप क्या क्या कवर करते हो? बीच में हाँ, ओन डैमेज में क्या क्या कवर करते हो? मेरा क्वेश्चन कार का व्हीकल तो एक्सटर्नल कार का वो बॉडी और इंजन प्रोटेक्शन हो गया। अच्छा, आप ऐड ऑन कवर में बताइए, मैं पेरिल्स रिस्क की बात करता हूँ। एक्सीडेंटल एंड थेफ्ट, एक्सीडेंटल डेथ थर्ड पार्टी में आएगा, एक्सीडेंट, थेफ्ट और नेचुरल कैलेमिटीज। कौन कौन सी नेचुरल कैलेमिटीज? जैसे आपके फ्लड, तो ये 10 रिस्क हैं जो पॉलिसी कवर करती है। सबसे पहला, सॉरी, द कंपनी विल इंडेमनिफाई अगेंस्ट लॉस ऑफ डैमेज टू द इंश्योर्ड व्हीकल एंड इट्स एक्सेसरीज। अब जो इस एक्सेसरीज वर्ड लिखा है, ये सिर्फ कार और स्कूटर में लिखा है, कमर्शियल व्हीकल में नहीं लिखा। कमर्शियल व्हीकल में नहीं। फायर एंड एक्सप्लोजन, सबसे पहले फायर हो जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, सेल्फ इग्निशन हो जाए, लाइटनिंग हो जाए। ठीक है? दूसरा बर्गरी, हाउस ब्रेकिंग। थर्ड रॉयस, दंगे फसाद। फोर्थ अर्थक्वेक। ठीक है? अब आप देखोगे पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्लड, स्टॉर्म, टाइफून, इनंडेशन, जो फायर जिसको हम स्टेज करते हैं, वो भी कवर है। बाराई, बस आपका बड़े कहाँ बाराई है? चेन्नई में। गाड़ियाँ बह गई, नुकसान हो गया, तो क्लेम मिलेगा। ठीक है? लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स 95% क्लेम इसमें आते हैं एक्सीडेंटल। एक्सटर्नल मीन्स बाहर से आया, कोई इधर से मार गया, कोई उधर से मार गया, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई तो वहाँ ज़्यादातर क्लेम इसमें आते हैं। आप क्लेम को आप भरवाते हैं, इंश्योर से भरवाते हैं, उसमें क्या लिखना पड़ता है? कॉज ऑफ लॉस लिखते हो। तो ये कॉज ऑफ लॉस, ये जो 10 रीजन है ना, इन्हीं के कारण वो होगा नुकसान, तो क्लेम मिलेगा, नहीं तो क्लेम वो। ठीक है कि 90% एक्सीडेंट ही होते हैं। रिस्क नंबर 6, मैलिशियस एक्ट, दुर्भावना से। मैलिशियस एक्ट दुर्भावना से। मेरे पड़ोसी से हो गई लड़ाई, बड़ा कुंदगी हुआ है, रोड रिश्ता बहुत सुनते। तो पुराने जमाने में स्कूटर की जब पेट्रोल होता था ना, दोनों सीट के बीच में खोल लेते थे, तो अंदर चले गए, पर मोटरसाइकिल में भी ऊपर चढ़ गई कुंदा। सारे को देखता हूँ अभी मैं ढक्कन खोला, उसके अंदर चीनी डाल दी, पेट्रोल सूख गया, इंजन सील हो गया, कर लेगा। दिस इज मैलिशियस एक्ट। दिस इज किसी तरह की कोई भी दुर्भावना से नुकसान हुआ है किसी की, वो भी पॉलिसी में कवर है, वो भी पॉलिसी में
गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया है तो उसका क्लेम मिलेगा उसमें ओन डैमेज सेक्शन में। किसमें पड़ेगा? लास्ट, while still transit, rail, road, inland waterways, ठीक है, एयर, लिफ्ट, एलिवेटर। कहने का मतलब यदि गाड़ी का जुरिडिक्शन क्या है? इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विद इन इंडिया यदि गाड़ी बाय रोड जा रही है ट्रक के ऊपर, मेरी ट्रांसफर हो गई इंदौर, मैंने गया कौन जाएगा गाड़ी चलाने, ट्रक वाले उतरे नहीं। तो यदि वो ट्रक में जा रही है एक शहर से दूसरे शहर, ट्रक में स्कूटर जा रहा है, कार जा रही है, तो वो कवर्ड है। बाय रोड जा रही है, बाय ट्रेन पे बुक करा दिया, मालगाड़ी में कवर है। इनलैंड वाटरवेज कोई एग्जांपल देगा? इनलैंड वाटरवेज का कोई एग्जांपल देगा? नदी से नदी में एक शहर से दूसरे शहर में जाए, कोई एग्जांपल दो, प्रैक्टिकल एग्जांपल। नदी में एक शहर से दूसरे शहर कोई छोटा स्टीमर चलेगा, फेरी से जाते लेके जाते हैं गोवा। बनारस से कलकत्ता छोटे छोटे शिप स्टार्ट हो गए हैं। तो इनलैंड वाटरवेज का मतलब यह है कि समुद्र जो देश के अंदर अंदर वाटरवेज है, वो रिवर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पानी के, बट नॉट सी कोस्ट, बट नॉट सी कोस्ट। इनलैंड वाटरवेज होना चाहिए, ठीक है। बाय एयर जा इस हो गए, लिफ्ट से नीचे से ऊपर गाड़ी जा रही है, ओके। एलिवेटर भी इज अ सॉर्ट ऑफ लिफ्ट। तो ट्रांजिट रेस इसको हम वैसे नॉर्मली क्या कहते हैं? मेरीन पॉलिसी। क्या कहते हैं? तो जो मेरीन कवरेज है, राइट, पॉलिसी में कवर है, पॉलिसी में क्लियर। यदि किसी के आपका कोई अच्छा क्लाइंट है, आजकल किस फूड ट्रांसफर होती है दिल्ली टू हैदराबाद, दिल्ली टू बैंगलोर, बैंगलोर टू बैक, बंदा गाड़ी चला के नहीं जाना चाहता, बुक करा देता है और उसने इसका घर का सामान जा रहा है, ठीक है, और वो आपको कह रहा है कि जी मेरी ये गाड़ी में जा रही है यार, ये लिस्ट में उसमें डाल दे। तो क्या भाई तेरी पैकेज पॉलिसी शुरू हुई है, कोई लेने की जरूरत नहीं है, ये पैकेज पॉलिसी में कवर है। आप बाकी हाउस होल्ड आर्टिकल्स की इंश्योरेंस करा लो जो सामान की वजह से कर रहा है। गाड़ी का में ये इनबिल्ट है, गाड़ी में ये राइट। लास्ट लैंडस्लाइड, रामायण सीता, जमीन फट गई, पीछे से गाड़ी आ रही थी, अंदर से रॉक स्लाइड, पहाड़ अभी हुआ ना पीछे, अंदर ही फंस गए पहाड़। तो लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड के कारण यदि गाड़ी जा रही है नुकसान हो जाता है, पहाड़ी इलाके से जा रही है, ऊपर से पत्थर गिरे तो क्लेम पेबल है, क्लेम। तो ये 10 रिस्क है जो आपका ओन डैमेज कवर करते हैं, क्लियर। अब कवर क्या नहीं करते? हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन होते हैं, ठीक है ना। आपने अच्छा सूट लिया, ऊपर गारंटी छपी हुई है, भैया इसको गर्म पानी में या आला से आप कपड़े धोते हैं तो उसमें 20 मिनट में अपना निकाले तो रंग उतर जाए। तो सारी वार्निंग्स लिखी होती है ना भाई, किसी की गारंटी है, किसी की गारंटी नहीं है। तो ये जो 10 रिस्क थे उसके अलावा क्या कवर नहीं है वो भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन पार्शियल लॉस, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, रिस्क नंबर 6, क्लेम आया, 4 साल पुरानी गाड़ी है, 5-6 पार्ट उसके बदले गए। 4 साल पुरानी गाड़ी में जब नया पार्ट बच जाएगा तो 4-5 पार्ट के लिए तो गाड़ी नहीं हो गई, क्लियर। तो जब कोई भी मेटल पार्ट, कोई भी पार्ट चेंज होगा तो उस पार्ट के अंदर एनहांसमेंट हो गई, पुरानी चीज नहीं हो गई। तो जब पार्शियल लॉस होगा तो जिस पार्ट को अलाउ करा है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने के लिए, उस पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, कुछ पैसे पल्ले से देने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन एज आती है, डिपेंडिंग अपॉन एज आती है। बैठना
खाली कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, डेप्रिसिएशन, वियर एंड टियर, गाड़ी चल रही है, खूब जरीने लग रही है, ठीक है, ब्रेक पैड घिस जाते हैं, टायर घिस जाते हैं, बैटरी की लाइफ खत्म हो जाती है, 3 साल 4 साल बाद बैटरी की जरूरत होती है। तो जो जो चीजें वियर एंड टियर में खत्म हो जाती हैं वो क्लेम में, ठीक है ना, वो खुद ही चेंज करानी पड़ती है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, शॉर्ट सर्किटिंग हुई और आपकी वायरिंग हैकनेस चल गई, क्लेम नहीं मिलेगा। बट यदि उसकी ब्रेकडाउन से थोड़ी आग उत्पन्न हुई और गाड़ी में आग लग गई, फिर गाड़ी का सारा क्लेम मिलेगा, जो 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 चीजें डैमेज हो गई। तो ये हो सकता है कि जिस पार्ट से वो स्टार्ट हुआ है वो पार्ट में खराब होगी, राइट। फेलियर ऑफ ब्रेकेज, यदि ब्रेक फेल हो जाती है उसके पैसे नहीं मिलते, बट ब्रेक फेल होने से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो सारे पैसे मिलेंगे, ब्रेक के पैसे मिलेंगे, ठीक है। ब्रेक के पैसे, जो ब्रेक मिल जाएगी, ब्रेक के रिलेटेड पार्ट्स होंगे उसके पैसे नहीं मिलेंगे, बाकी सारे मिल जाएंगे। डैमेज टू टायर एंड ट्यूब अनलेस व्हीकल इज आल्सो डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट। अब क्या हुआ, गाड़ी रोड पे चल रही है, ठीक है जी, रास्ते में कोई एक शार्प ऑब्जेक्ट पड़ा ना, तेज, बंदे ने उस पर गाड़ी चला दी और टायर बस हो गया, और कुछ नहीं हुआ गाड़ी। और यदि ऐसे ही किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टायर ट्यूब को डैमेज हो जाएगा तो टायर ट्यूब का क्लेम नहीं मिलेगा, अनलेस द व्हीकल, गाड़ी सोमरसॉल्ट हो गए, वो नुकसान भी हो गए, फिर मिलेगा। सिर्फ टायर एंड ट्यूब डैमेज होंगे तो ठीक है। रीजन क्या होता है चीजों पे, ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, यही हमें करप्शन कराते हैं। क्या टायर फटा हो साहब, वो तो वहां तो एक चाकू पड़ता था, या पुणे में जी वो लोहे का एंगल था जी, वो मेट्रो का काम चलता था, तो वो छोटे मोटे झगड़े होना यही खत्म कर दिए भैया, नहीं है। इवन जो आप टायर का एक्सटेंडेड कवर भी लेते हैं टायर ट्यूब का, उसमें भी लिखा होती है, और टायर ट्यूब जो भी प्लास्टिक मटीरियल है अभी आगे आएगा, इसका मैक्सिमम क्लेम होता ही 50%, मैक्सिमम और मिनिमम होता ही प्लास्टिक गुड्स का 50%। While the driver is under the influence of intoxication, liquor or drugs, मोटर व्हीकल है, फूक मारते हैं ना, फूक मारते हैं रात के टाइम में, चेक करते हैं, वो यही देखते हैं कि आपके अंदर 300 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम दारू लोड है अगेंस्ट 100 मिलीलीटर ऑफ ब्रेड, वो चेक करते हैं कितना है, वो 30 एमजी से ऊपर आते ही वो आपका चलान किया, और प्रूव हो जाए कि जो ड्राइवर है कि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर एमएलसी में आ जाए या कहीं और आ जाए तो क्लेम नहीं होता है। पॉलिसी में लिखा हुआ है, पॉलिसी जो आपको क्लाइंट को देते हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यदि कभी आप देखना आपके पास पॉलिसी आए किसी के अंदर क्लिक लिंक लिखा हो तो उसको डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप कहोगे अशोक जी आपको सारी कंपनी की पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन, जो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन सबकी सेम है, बट एड ऑन कवर के वर्डिंग अलग है, ठीक है। जो प्रोफेशनल है, हमें जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, घर पे जिन्होंने लैपटॉप पीसी रखा हुआ है, तो उनको रिक्वेस्ट है कि 2-3 फोल्डर बना लो, एक टैरिफ का फोल्डर बना लो, सारे उसमें डाल दो, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन का एक फोल्डर बना लो, जिसकी आए वो डाल दो, एड ऑन कवर का एक फोल्डर बना लो, सारे वर्डिंग डाल दो, क्योंकि एड ऑन के अंदर बहुत परेशानी होती है। जब क्लेम आएगा ना तो आपका क्लाइंट जान खाएगा आपकी। ओडी सेक्शन जिसके अंदर 10 रिस्क कवर है, कितना रिस्क कवर है, एक्सक्लूजन कितने हैं, एक्सक्लूजन कितने हैं, उसके अंदर कुछ एडिशनल बेनिफिट भी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा गुड होता, ठीक है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पे डाउन है जो कि सम इंश्योर्ड आईडीपी से क्या एक्स्ट्रा मिलता है, टोइंग चार्जेस क्या मिलता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गाड़ी को टो करके ले जाना है, खींच के ले जाना है, गाड़ी इस स्थिति में है कि वो चल नहीं सकती, तो एक गाड़ी बड़े जो बुक डाल के उसको
ले जाए तो उसके पैसे भी, ठीक है। कितने मिलते हैं? कार में 1500 मिलते हैं, स्कूटर में 300 है। तो ये अब जी आप हर एक के अंदर डिफॉल्ट कैटेगरी या व्हीकल के ऊपर ये डिपेंड है कि उसको कितने मिलेगी, ठीक है। टोइंग चार्जेस का मतलब सिर्फ टोइंग ही नहीं होता। हर नहीं करते टोइंग चार्ज का मतलब ये गाड़ी को उठा के ले जाने के पैसे नहीं, दो चीजें और भी कवर होती है। कॉस्ट ऑफ रीजनेबल प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्लस कॉस्ट ऑफ रीडिलीवरी। जहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, अब वो कुछ छोड़ दो थोड़ा, जहाँ का पता चला कि गाड़ी के अंदर से कोई सीढ़ी उठा के ले गया, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पेबल नहीं है, क्लेम नहीं मिलेगा। तो किसी बहादुर को खड़ा कर दिया, किसी सिक्योरिटी वाले को बुला लिया, उसको 200, 400, 500, 600 रुपये दे दिए, तो वो रीजनेबल होने चाहिए और वो क्लेम में क्लेम करोगे तो मिलेंगे, क्लेम में क्लेम करोगे तो और टोइंग के तो पैसे मिलने ही मिले। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ रीडिलीवरी आज की डेट में आप काम करती है जी। और तेज बोलो, फोन पे थोड़ी तेज हो, तुम्हारा तेज होती तुम्हारी नहीं। चलो जरा आप बोलो, आप वहां सर्विस करते हैं राजीव जी, व्हाट आर योर टाइमिंग्स? टाइमिंग्स क्या है? 10 to 6। और जो बच्चे गुड़गांव नोएडा जानते हैं उनके क्या टाइमिंग हो जाते हैं? 1.5-2 घंटे पहले तो निकलेंगे, रात को भी 8, 8:30 थके टूटे होंगे। तो अब उनकी गाड़ी लग गई बेचारे की, जो 12 घंटे 13 घंटे की ड्यूटी करता है, वर्कशॉप तो 6 बजे बंद हो गई। उसका फोन आया जी आपकी गाड़ी तैयार हुई है, आइए ले जाइए और पेमेंट कर दीजिए। तो बच्चा की डेट में क्या करता है? ई पेमेंट कर देता है, बिल भेजो जी मैंने पेमेंट कर दी। गाड़ी कौन लाएगा? वो कई बार कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दे देते हैं, वर्कशॉप वाले ना दे myDriver.com पे जाइए, एक ड्राइवर फीस करिए, ओके जी 700 रुपये लगेंगे, वो ड्राइवर चला जाएगा, आपके घर पे गाड़ी छोड़ जाएगा, आपने ऑनलाइन उसको 700 रुपये दे दिए, ठीक है। बहुत सारी ऐप्स आती हैं जहाँ आपको 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 15 घंटे के लिए टाइम मिलता है। अपने डेली यूज के लिए भी जस्ट में आप इस्तेमाल करिए, आप वर्कशॉप से मंगा लीजिए, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी में उसका क्लेम ठीक। तो टोइंग चार्जेस में 3 चीजें कवर होती है, कॉस्ट ऑफ रीजनेबल प्रोडक्शन, बाकी तो टो करने के पैसे हैं ही हैं। थर्ड, कॉस्ट ऑफ रीडिलीवरी। इमीडिएट रिपेयर, अब ऐसी जगह पे फंस गए हैं कि छोटा मोटा काम कराए बिना चल नहीं सकते, इंश्योरेंस कंपनी तो बिना सर्वे के पैसे नहीं देती, तो 500 रुपये तक यदि किसी ने इमीडिएट रिपेयर करा के गाड़ी चलने की स्थिति में करा के गाड़ी ले आया तो मेन क्लेम के साथ वो 500 रुपये तक इमीडिएट रिपेयर की क्लेम भी कार में ले सकते हैं, प्रॉपर बिल रखे, ठीक है। 2 अपने मोबाइल कैमरा, मोबाइल फोन से कैमरा 1-2 फोटो खींच ले, अभी गाड़ी की याद दी थी, मुझे पैसे करने पड़े, मैंने ठीक कराई है, मेरे 500 रुपये का प्रॉपर बिल मिल गया, तो मेन क्लेम के साथ ये बिल मिल जाएगा, क्लियर। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि थर्ड पार्टी पॉलिसी मैंडेटरी है, किसी ने तो करा होगा उसे, किसी के कहने से तो कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता है, कोई ना कोई कानून होगा, कोई ना कोई नियम होगा। तो मोटर के सारे नियम कहाँ लिखे हुए हैं? मोटर व्हीकल एक्ट में। कहाँ लिखे हैं? ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 146 में लिखा है आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए बिना एक ऑथराइज्ड इंश्योरेंस, जो कि हिंदुस्तान में IRDA में रजिस्टर है, गाड़ी रोड पे नहीं चला सकती। गाड़ी रोड पे तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि आप तो कहते हो 1 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि लोग मानते ही हैं, इंश्योरेंस नहीं कराते, तो 3 साल 5 साल कर दिया। उन्होंने सेक्शन 146 को एक्सटेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जनरल इंश्योरेंस की थर्ड पार्टी की पॉलिसी 1 साल की होती है। हम इसको इतना करते हैं क्योंकि यहाँ के लोग सुनते हैं, पैसा तो है 3 साल का, आने 3 सालों में तो कंपनसेशन मिल जाएगा यदि भी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके अंदर
क्या जरूरत है? नो पर्सन शेल यूज एक्सेप्ट एज ए पैसेंजर और कॉज अलाउ एनी पर्सन टू यूज ए मोटर व्हीकल इन ए पब्लिक प्लेस अनलेस देयर इज ए पॉलिसी कंप्लाइंग विद मोटर व्हीकल। ठीक है, आप चला नहीं सकते गाड़ी रोड पे, चलान है उसका, पेनल्टी है और 7% एक्सेप्शंस कोई भी नियम है उसके बाद ही होते हैं। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के नाम कोई गाड़ी है तो यदि वो इंश्योरेंस कमर्शियल पर्पस के लिए गाड़ी नहीं चलाते हैं तो वो इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, कोई बात नहीं, तो उनका कंपनसेशन फिर गवर्नमेंट देगी। इनका कंपनसेशन कौन देगा? गवर्नमेंट ही भुगत सकती है अपने वादे से, क्लियर। बट वो कमर्शियल पर्पस वाली गाड़ी नहीं, क्लियर। यदि की हुई गाड़ी मोदी जी को इशू हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली, तो उसकी इंश्योरेंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो क्लेम देना है 10 लाख, 5 लाख, 10 करोड़ तक पार्टी का, तो गवर्नमेंट के फंड में से पे हो जाएगा। आम आदमी से तो लेना बड़ा मुश्किल है, तो गवर्नमेंट की ये स्टेटूटरी लायबिलिटी है, वो कर देंगे, वो ये मान के चलते हैं, तो ये एग्जाम है, नहीं करवाते तो इनके ऊपर पुलिस वाला चलान नहीं करेगा। अभी के the approved will be exempt by order vehicles owned by state government, central government and state transport authority, हरियाणा ट्रांसपोर्ट, राजस्थान ट्रांसपोर्ट। यदि वो कोई नहीं करवाना तो मत करवाओ, फिर उन पर कंपल्शन क्या है कि उनको एक सेपरेट फंड बना के रखना पड़ता है, जहां से क्लेम होंगे वहां से क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसे देते हो वो भी फंड में, क्या हरियाणा रोडवेज वाले कहते जी हमें एग्जाम है तो वो इंश्योरेंस नहीं कराते, तो कोई बात नहीं, तो फंड बनाओ। तो बहुत साल पहले ऐसे होता था, ये कराते ही नहीं थे। तो जब इन्होंने गवर्नमेंट ने उसके प्रोसीजर रखे हैं कि इस फंड को ऐसे मैनेज करना है, उसको कंप्लाई भी कर रहे हैं, तो वो नहीं भी कर सकते, तो उसका वही ऑडिट होगा कि आपने करा नहीं करा। अब इसमें कवर क्या होता है? डेथ और बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन। रोड पे कोई भी बंदा चल रहा है, रोड पे कोई भी बंदा चल रहा है, ठीक है, या दूसरी गाड़ी में है, आपके एक्सीडेंट से डेथ हो जाए या इंजरी हो जाए, तो वो इंश्योरेंस थर्ड पार्टी में कवर होती है, प्राइवेट कार। और गुड्स कैरिंग में एडिशनल चीज क्या है? इंक्लूडिंग ओनर ऑफ द गुड्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव। ट्रक पे सामान जा रहा है, सामान के साथ जिसका सामान है वो भी गाड़ी में बैठा या उसका रिप्रेजेंटेटिव बैठा गाड़ी, तो वो थर्ड पार्टी माना जाएगा, वो थर्ड पार्टी माना जाएगा। थर्ड, अगेंस्ट डेथ ऑफ बॉडी इंजरी टू एनी पैसेंजर ऑफ ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्सेप्ट ग्रेचुइटस पैसेंजर। टैक्सी है, ऑटो रिक्शा है, बस है, राइट, जितने भी पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स हैं, ठीक है, मिनी बस है, ठीक है, इनके पैसेंजर्स की इंश्योरेंस कराना जरूरी है। इनके पैसेंजर की इंश्योरेंस जो अंदर बैठे हैं जरूरी है, एक्सेप्ट ग्रेचुइटस पैसेंजर, रस्ते में किसी को लिफ्ट नहीं या जिसने किराया नहीं दिया, बटाली रस्ते में आज अपनी मामे का पुत्र है, क्लेम तो मिलेगा जब उसके पास किराए की सी, फेयर की सी, ठीक है। Caused by arising of the use of motorcycle in a public place पे गाड़ी चल रही है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो कंपनसेशन मिलेगा। लिमिट ऑफ लायबिलिटी इन केस में क्या है? वो आपकी पॉलिसी जो आप क्लाइंट को देते हैं, शेड्यूल हाथ पेज के नीचे आएंगे ना, तो लिखा है लिमिट्स ऑफ लायबिलिटी, ऊपर आईडीवी लिखा है, लिखा है आईडीवी किस पर्पस के लिए? गाड़ी के टोटल लॉस पर्पस के लिए, गाड़ी के, लेकिन थर्ड पार्टी का उससे कुछ लेना नहीं है। थर्ड पार्टी में क्या लिखा हुआ है?